हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे साइंस के मॉक टेस्ट 1 के बारे में। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिकांग पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। इनमें से कौन से कोशिकांग है जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, वो पौधे और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है लवक और चौथा है राइबोसोम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से कोशिकांग हैं जो कि पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं और कौन कौन से हैं जो कि सिर्फ पादप या फिर सिर्फ जंतु में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम में दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें दोनों में पाई जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग इनमें पाई जाती हैं। तो देखिए, अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में कोई भी सेल वाल नहीं होती है। वहीं अगर पौधे में बात करें तो पौधे में सेल वाल होती है। एनिमल में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो काम होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस करना। तो कोई भी एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, इसलिए उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। वहीं अगर बात करें प्लांट सेल की तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। आगे है कि हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स होते हैं वो इन एनिमल्स में बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। लेकिन अगर पौधों में बात करें तो वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। आगे है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एट द सेंटर ऑफ सेल। जो सेल होता है उसके जो है बीच में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर पौधों की बात करें तो वो एक साइड में होता है, साइड ऑफ द सेल। आगे है कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें लाइसोसोम होता है और जो पादप कोशिका होती है उसमें कोई भी लाइसोसोम नहीं होता है। आगे है कि इनके पास सेंट्रियोल्स होता है और है कि इनका जो शेप है वो इरेगुलर होता है। वहीं अगर शेप की बात करें तो जो पौधे का जो शेप होता है, प्लांट के जो सेल का जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है, मतलब निश्चित होता है। और अगर हम लोग बात करें सेंट्रियोल की तो जो सेंट्रियोल होता है वो पौधों में नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें दोनों में पाई जाती हैं। तो दोनों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। आप लोग देखेंगे न्यूक्लियस दोनों कोशिकाओं में पाई जाएंगी। दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और दोनों में सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। हम लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे है कंटेन साइटोप्लाज्म, जो दोनों जो सेल होते हैं वो दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। गाल्गी बॉडी, जिसको हम लोग गाल्गी ऑपरेटस भी बोलते हैं, वो भी दोनों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो दोनों में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि कोशिका भित्ति, तो हम लोगों ने देखा जो कोशिका जो भित्ति है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कंटेन सेल वाल। आप लोगों को इसको याद करना होगा। यहाँ पे है नो सेल वाल, तो एनिमल में पाई नहीं जाती है। दूसरा है केंद्रक, तो हमने पढ़ा था जो केंद्रक होता है वो आपका प्लांट और एनिमल में दोनों में होता है, तो दूसरा हमारा ऑप्शन सही हो गया। तीसरा है लवक, तो देखिए जो प्लास्टिड होता है वो केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए उनमें लवक पाया जाता है। चौथा है राइबोसोम, तो राइबोसोम हमने देखा था कि दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाएगा। अगर कुल मिला के बात करें अपने आंसर की तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 4। किसमें है वो आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर, ये बी है और ये सी है। तो जो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है उसमें आपका केंद्रक और राइबोसोम दोनों पाया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ प्लांट सेल है और ये है आपका एनिमल सेल। हम लोग इसमें देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखिए, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ वैक्यूल है और यहाँ जो था छोटे छोटे वैक्यूल्स है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो एनिमल सेल होता है उसमें जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में क्या है, ये वैक्यूल बड़ा है। तो आप लोग इस फिगर को भी देख लेंगे और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उसको आप लोग डिफरेंट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्न में से कौन सा पादप ऊतक पादपों में जल जो है संवहन करता है। तो ऑप्शन है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है कोलेनकाइमा और चौथा है पेरेनकाइमा। तो देखिए, जब जल की बात करता है तो हम लोग बोलते हैं जाइलम। जाइलम, इसको हम लोग जल से याद कर सकते हैं। देखिए, ज से जाइलम, ज से जल, और फ्लोएम जो होता है उसको हम लोग फूड से याद कर सकते हैं। फूड दोनों फ से शुरू हो रहा है। तो जाइलम जो होता है वो जो रूट होता है, रूट से जल को ऊपर पत्तियों तक लेके जाता है और पत्तियों में बना हुआ भोजन जो फ्लोएम होता है उसको प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाता है। आगे जो हमारा ऑप्शन है जो कोलेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा क्या करता है,
क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ। किसको देता है स्ट्रेंथ? प्लांट के बॉडी को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पार्ट्स को। जैसे आपका ब्रांचेज हो गए, रूट हो गया, आपका स्टेम हो गया, उनको क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आगे है पेरेनकाइमा। तो जो पेरेनकाइमा है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस। इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। साथ में ये स्टोरेज का भी काम करता है, स्टोरेज का भी काम करता है, और क्या करता है? चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। तो आई होप कि आपको चारों का वर्क पता चल गया होगा, क्योंकि जो वर्क होता है इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से बहुकोशिकीय जीव है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो होता है कई स्टूडेंट जो होता है वो फंस जाते हैं इसका आंसर देने में। तो बहुकोशिकीय जीव पूछा है, ऐसा जीव जिसके अंदर कई कोशिकाएं पाई जाती है। तो हम याद रखेंगे कौन सा एक कोशिकीय होता है और कौन सा बहुकोशिकीय होता है। तो देखिए जो जीवाणु होता है वो क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। बैक्टीरिया जो हमारा होता है वो एक कोशिकीय होता है। पैरामीशियम की बात करें तो जो पैरामीशियम होता है वो भी आपका एक कोशिकीय होता है। लेकिन अगर हम लोग कवक की बात करें तो जो कवक होता है वो बहुकोशिकीय होता है। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कवक को हम लोग फंजाई भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको फंगी भी बोलते हैं। और इसके जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, जो कवक का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। अगला है अमीबा। तो जो अमीबा होता है वो भी आपका एक कोशिकीय होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो जीवाणु, पैरामीशियम और अमीबा होता है वो सभी एक कोशिकीय होते हैं, और कवक जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, मतलब बहुकोशिकीय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चमगादड़, व्हेल और सील मछलियां हैं। अगर आपको तीनों में से किसी एक के बारे में पता होगा तो आप इस जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसको सही कर पाएंगे। पहला है अंडप्रजक एवं स्तनधारी, मतलब अंडे देने वाले हैं और स्तनधारी है। दूसरा है जरायुज एवं स्तनधारी। तीसरा है केवल अंडप्रजक। चौथा है केवल जरायुज। तो देखिए जो चमगादड़, व्हेल और सील होती है, पहले बात यह है कि ये लोग क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। बच्चे देने वालों को क्या बोलते हैं हम लोग? जरायुज बोलते हैं। जो जरायुज होता है उसका मतलब होता है बच्चे देने वाले, और अंडप्रजक मतलब होता है अंडे देने वाले। तो पहले तो ये हो गया कि ये लोग क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। तो जो हमारा अंडप्रजक एवं स्तनधारी है वो तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत। क्या ये केवल जरायुज है या फिर जरायुज के साथ साथ स्तनधारी भी हैं? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ये क्या है? जरायुज के साथ साथ स्तनधारी भी हैं, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है असीम केंद्रक जीवों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य दिया हुआ है और यहाँ असीम केंद्रक होता है। देखिए असीम केंद्रक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो जो असीम केंद्रक होता है उसका मतलब होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स जितने भी होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं असीम केंद्रक, जिनमें केंद्रक जो होता है वो कम विकसित होता है। तो क्वेश्चन में ये वर्ड भी आपका यूज कर सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। हम लोग को याद करना है प्रोकैरियोटिक। आगे है इनके बारे में असत्य क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है इनका आकार छोटा होता है। दूसरा है इनमें केंद्रक नहीं होता। तीसरा है इनमें कोशिकांग होते हैं। और चौथा है इनमें केवल एक गुणसूत्र होता है। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक होते हैं पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। ये है प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? कैप्सूल दिया गया है, पीलस दिया गया है, सेल वॉल दिया गया है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं, राइबोसोम दिया गया है, न्यूक्लियोइड जिसमें डीएनए होता है, और साइटोप्लाज्म दिया गया है, और फ्लैजेला दिया गया है। तो देख लेते हैं इनका आकार छोटा होता है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि इनका आकार छोटा होता है। दूसरा है इनमें केंद्रक नहीं होता है। तो क्या आपको इस सेल में कहीं भी केंद्रक दिखाई दे रहा है? कहीं भी केंद्रक दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये भी सही है। तीसरा है कि इनमें कोशिकांग होते हैं। देखिए कोशिकांग का मतलब होता है सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्गी बॉडी हो गया, राइसोसोम, लाइसोसोम। तो ये सब क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग। तो क्या आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो जो इसमें कोशिकांग वाली बात है वो आपका गलत है। तो पूछा है कौन सा असत्य है, तो हम लोग बोलेंगे जो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए वही जो
प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है, इनमें क्या होता है कि वह कोशिका जिसमें केंद्रक पदार्थ में केवल एक गुणसूत्र होते हैं। जो केंद्रक पदार्थ होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, इनमें केवल एक ही गुणसूत्र होता है। ये आप देख रहे हो ना, ये केवल एक ही गुणसूत्र है। और जो कोशिका द्रव्य होती है वो सीधे इसके संपर्क में होती है। जो ये साइटोप्लाज्म आप देख रहे हो, ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, ये क्या करती है, जो गुणसूत्र होता है सो सीधे कांटेक्ट में होती है। वहीं अगर हम लोग यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में जो आपका न्यूक्लियस मटेरियल है वो आपका केंद्रक के अंदर बंद होता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सभी जीवों की आधारभूत इकाई है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी क्या है? कोशिका है, दूसरा है अंग है, तीसरा है ऊतक है और चौथा है अंग तंत्र है। तो देखिए हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि जो कोशिका होती है वो जीवन की आधारभूत इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक सिस्टम के बारे में। देखिए जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो सबसे प्राइमरी चीज होती है वो होती है सेल। जो सेल होता है, जब कई सेल मिल जाते हैं तो उनसे बनता है टिश्यू। जब कई टिश्यू मिल जाते हैं तो बनता है टिश्यू सिस्टम। जब कई टिश्यू सिस्टम मिल जाते हैं तो बनता है ऑर्गन, ऑर्गन्स बनते हैं। और जब कई ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनता है। सेल को हम लोग बोलते हैं कोशिका, टिश्यू को बोलते हैं ऊतक, टिश्यू सिस्टम को बोलते हैं ऊतक तंत्र, ऑर्गन को बोलते हैं अंग, ऑर्गन सिस्टम को बोलते हैं अंग तंत्र। जब कई अंग मिल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अंग तंत्र। और अंग तंत्र के मिलने के बाद क्या बनती है? बॉडी बनती है। बॉडी मतलब शरीर बनता है। तो देखिए जब सब बड़ी इकाई की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम, और छोटी इकाई की बात करते हैं तो वो हो गया सेल। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि कई बार पूछता है कई सेल बनते हैं तो क्या क्या बनता है, कई सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, तो हम लोग बोलेंगे टिश्यू में बनता है। कई टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन में बनता है। तो ये बोल सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है पौधों में अवर्डी लवक का कार्य है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लवक क्या होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। पौधों में 3 प्रकार के लवक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं हम लोग इसको देख लेते हैं। तो पहला हमारा हो गया हरित लवक, दूसरा हो गया अवर्डी लवक, तीसरा हमारा हो गया वर्डी लवक। तो देखिए जो हरित लवक होता है, यहाँ पूछा है अवर्डी लवक का कार्य कौन सा है। तो जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवर्डी लवक के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जो अवर्डी जो लवक होता है वो क्या करता है? पौधों के भूमिगत भाग में जो भोजन होता है उसका संग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं हरित लवक की, तो जो हरित लवक होता है वो क्या करता है? भोजन बनाने में मदद करता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है वो क्या दिया है? हरित लवक के बारे में दिया है, हरित लवक के बारे में दिया गया है। आगे है कि पंखुड़ियों एवं पत्तियों को रंग प्रदान करता है। तो रंग कौन प्रदान करेगा? जो वर्णक होगा, मतलब वर्डी लवक। वर्डी लवक जो होता है वो आपका जो होता है पत्तियों और पंखुड़ियों को रंग प्रदान करता है। तो आप तीनों के वर्गों को याद कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? सेल वाल किसके अंतर्गत पाई जाती है? तो पहला हमारा है ईस्ट, दूसरा है जीवाणु और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। देखिए यहाँ बैक्टीरिया देख के आप लोग सोचोगे कि बैक्टीरिया है, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक एल्गी है। एल्गी मतलब शैवाल है। तो ईस्ट, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया तीनों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार क्या होता है, कई जो होते हैं एनिमल्स के नाम दे दिए जाते हैं और पूछता है इसमें से किसमें कोशिका भित्ति है, किसमें नहीं है, या फिर कौन सा एक कोशिकी है, कौन सा बहुकोशिकी है। तो हम लोग याद रखेंगे इन तीनों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। सत्य कथन के बारे में चुनना है हमें।
पहला हमारा स्टेटमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करता है, ये करता है एनर्जी का निर्माण हमारे कोशिका के अंदर। अगला है एक कोश की जीव भी श्वसन एवं जनन करते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो एक कोश की जो जीव होते हैं वो भी श्वसन और जनन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है कवक ससीम केंद्रक जीवों के उदाहरण है। ससीम मतलब यूकैरियोटिक, क्योंकि असीम हमने पढ़ा था, असीम मतलब होता है प्रोकैरियोटिक और ससीम मतलब होता है यूकैरियोटिक। तो जो कवक होते हैं वो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा ऑप्शन है जीव द्रव्य को कोशिका का जीवित पदार्थ कहते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो जीव द्रव्य है वो कोशिका का जीवित पदार्थ है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारे चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है पौधों की जड़ों, तनों, पत्तियों एवं फल फूल आदि में पाए जाने वाला ऊतक है। मतलब सभी जगह जो पाया जाता है ऊतक, वो कौन सा ऊतक है, तो वो उस ऊतक का नाम है पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा ऊतक है वो पौधे के हर एक पार्ट में पाया जाता है, हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। जो कोलेनकाइमा होता है उसका जो है जो वर्क होता है वो क्या होता है, पौधों को जो है हेल्प प्रोवाइड करना होता है, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय किसके, मतलब सभी लोग तो एक कोशिकीय है, लेकिन ऐसा कौन सा चीज़ है जो एक कोशिकीय नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है आज की क्लास में, और ये क्वेश्चन आपका 16 में पूछा भी गया है। तो बात कर लेते हैं कौन सा एक कोशिकीय है सिवाय। पहला हमारा ऑप्शन है भ्रूण, दूसरा है मुर्गी का अंडा, तीसरा है पैरामीशियम और चौथा है युग्मनज या फिर युग्मज। तो देखिए जो मुर्गी का अंडा होता है वो भी एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है और युग्मनज भी एक कोशिकीय है। लेकिन जो भ्रूण है, भ्रूण को हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, जो एम्ब्रियो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, मतलब बहुकोशिकीय होता है। ये हम लोग याद रखेंगे, जो भ्रूण होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। और उम्मीद है कि इस बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो आप लोग याद रखें जो एम्ब्रियो होता है वो मल्टी सेलुलर है। बाकी मुर्गी का अंडा हो गया या फिर किसी भी जानवर का अंडा जो होता है वो यूनिसेलुलर ही होता है। अगर हम बात करें शुतुरमुर्ग के अंडे की तो वो उतना बड़ा तो होता है, लेकिन वो भी क्या है, यूनिसेलुलर है। यहाँ पैरामीशियम है, अमीबा, ये सब क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम जिसको हम लोग बोल सकते हैं गुणसूत्र, दूसरा है जीन, तीसरा है न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, और चौथा है राइबोसोम। लिखा है इनमें से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग हैं, मतलब केंद्रक में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। देखिए एक तो होता है सेल, जो कि पूरी सेल मतलब होती है, इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर भी कई चीजें पाई जाती हैं, तो उसके बारे में पूछा गया है कौन कौन सी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, जितने भी चीजें होती हैं वो तो सेल केंद्रक के बाहर होती हैं, सेल के अंदर होती हैं। लेकिन ये जो आपका केंद्रिका होता है, केंद्रक जो होता है, उसके अंदर आपका क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, जीन होता है, न्यूक्लियोलस होता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम हमेशा केंद्रक के बाहर होता है। हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए ये आपका रहा केंद्रक का स्ट्रक्चर, ये आपका केंद्रक का संरचना है। अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम हमारा यहाँ पे है। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो ये क्या है, ये है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, केंद्रीय झिल्ली है। जो केंद्रीय झिल्ली होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बाह्य केंद्रक झिल्ली और एक होती है आंतरिक केंद्रक झिल्ली। तो देखिए उसी को जो ऊपर है वो मोती जैसा राइबोसोम लगा हुआ है। तो राइबोसोम कभी भी केंद्रक के अंदर नहीं होता है, राइबोसोम हमेशा केंद्रक के बाहर होता है। हमें ये याद रखना है, क्योंकि बार बार राइबोसोम बोल के ही क्वेश्चन फंसा देता है। तो जो हमारा क्रोमोसोम हो गया, जीन हो गया और न्यूक्लियस हो गया, ये तीनों क्या होते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो गया वो सही हो गया, क्योंकि राइबोसोम तो पाया नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करना है हमें। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है। आगे हमारा है
कि एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करते हैं। तो देखिए जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक ही कोशिका होगी और उनको जीवित रहने के लिए जितने भी वर्क होते हैं बॉडी के, जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के, वो एक कोशिका ही करती है। जैसे जो पैरामीशियम होता है वो एक कोशिकीय होता है, तो जितने भी वर्क रहेंगे वो उसकी एक ही कोशिका करती है। आगे है कि हरे नीले शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। तो बताइए कि प्रोकैरियोटिक उदाहरण है कि यूकैरियोटिक के हैं। तो जो हरे नीले जो आपको शैवाल होते हैं वो आपके होते हैं प्रोकैरियोटिक के उदाहरण। आगे है कि यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ नहीं वर्ड दिया हुआ है और यही क्वेश्चन को गलत कर दिया। जो यूकैरियोट सेल होते हैं उनमें जो केंद्रक होता है वो सुसंगठित होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक इसलिए तो उसका नाम पड़ा है। जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक नाम पड़ा हुआ है वो विकसित और सुसंगठित केंद्रक के आधार पर ही पड़ा है। यूकैरियोटिक मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर जो केंद्रक है वो सुसंगठित नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि जितने भी आपके सेल्स हैं उनमें केंद्रक होता है और सुसंगठित होता है बिल्कुल। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो तो गलत हो गया। तो सही कौन सा है? 1, 2 और 3। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। कथन क्या है? ये 14 में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे है पहला हमारा स्टेटमेंट, गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे केंद्रिका दिया हुआ है। दूसरा है जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं, ठीक है। तीसरा है एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, ये भी ठीक है। अगला है कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है? तो देखिए यहाँ दिया है गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। यहाँ केंद्रिका जो वर्ड है यही आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो देखिए ये आपका हो गया केंद्रक, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो केंद्रक का स्ट्रक्चर है, और जितने भी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिए गए हैं वो क्या है? आपका क्रोमोसोम है, इसको हम लोग बोल सकते हैं गुणसूत्र। और केंद्रिका जो है वो आपकी यहाँ पे है। तो क्या जो गुणसूत्र है वो केंद्रिका के अंदर है या फिर केंद्रिका के बाहर है? आप लोग देख के बताइए। ये है आपका केंद्रिका, ये रहा, और जो गुणसूत्र है वो क्या है? बाहर है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये गुणसूत्र ही है। तो ये क्या केंद्रिका के अंदर है या केंद्रिका के बाहर है? यहाँ क्या दिया है? गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन आपका ए है वो गलत हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा। कौन कौन सही है? बी, सी और डी सही है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यहाँ पे 2, 3 और 4 ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रिका के बाहर हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। जितने भी सेल चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आज के सेशन में हम लोगों ने उसको डिस्कस किया है। मिलते हैं फिर अगले सेशन में किसी और टॉपिक के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।